कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिलीव 5 मिनट हमने इंतज़ार कर लिए है। श्योर सर। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो लास्ट मीटिंग में जो हमारा रह गया था, मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वांट को जब डिस्कस किया था उस वक्त हमने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था कि किस किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, वो दिखते कैसे हैं नज़र आने में। तो बेसिकली हमारे पास क्वांट के अंदर 4 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, दूसरे होते हैं हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट, दूसरा होता है मल्टीपल चॉइस, एक होता है न्यूमेरिक एंट्री। और इसके अलावा चार्ट के क्वेश्चंस अभी आते हैं जो बेसिकली मल्टी चॉइस ही होते हैं। तो बेसिकली हम इनमें से हर एक चॉइस को गो थ्रू करते हैं कि हर एक क्वेश्चन कैसा दिखता है, उसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जैसे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नज़र सामने है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्यूसी का क्वेश्चन। न्यू जीआरई के ऊपर तकरीबन पहले सेक्शन के अंदर 7 होते हैं, दूसरे के अंदर 8 होते हैं। इनकी डिवीजन इस तरह होती है। इसके अंदर चार पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास इनिशियली दो कंपैरिजन करने होते हैं। हमने हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी होंगी, उन्होंने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी होंगी। हमने इन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बताना होगा कि क्वांटिटी ए बड़ी है, क्वांटिटी बी बड़ी है, दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इक्वल हैं क्या है कि इनमें कोई रिलेशनशिप हम डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ए बड़ी है तो हमारे पास ऑप्शन ए चूज़ होगी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ए नहीं, क्वांटिटी बी बड़ी है हर केस के अंदर, तो उस केस के अंदर हम बी चूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास जिस केस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास गिवन द कंस्ट्रेंट्स दोनों जो वैल्यूज होती हैं वो इक्वल आंसर दे रही होती हैं, उस केस के अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि क्वांटिटी ए बड़ी हो कुछ केसेस के अंदर, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी बी बड़ी हो। तो उस केस के अंदर हम लोग रिलेशनशिप को कहते हैं कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्योंकि कुछ वैल्यूज़ में ए बड़ी है कुछ वैल्यूज़ में बी बड़ी है, तो हम उसका आंसर देते हैं डी। ये होती है हमारे पास क्यूसी की टाइप। इस तरह हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं हम न्यूमेरिक एंट्री। न्यूमेरिक एंट्री के अंदर बेसिकली हमने एक नंबर डालना होता है, हमारे पास चॉइसेस नहीं होती। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके एक यहाँ पर डिजिट ऐड करना होता है। फर्ज करें यहाँ पे अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि ये सॉल्व करना है, अगर हम इसके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लें, जैसे हमारे पास फर्ज करें वो कहते हैं 3 पावर 81 इज इक्वल टू 3 पावर नंबर। तो अब हमने देखना है कि सॉरी, हम कहते हैं कि 3 पावर इज इक्वल टू 81, तो हमारे पास 3 की पावर क्या होगी। हमें पता है कि हम अगर 3 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिखें 81 को, तो ये बन जाता है तकरीबन 9 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो हमें पता है 3 पावर 4 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह इसका मतलब है जो एक्स है इसकी वैल्यू 4 होगी, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। न्यूमेरिक एंट्री के अंदर हमने एक एंट्री ऐड करनी होती है अपनी कीबोर्ड से। और इसके अंदर ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम जो क्वेश्चन ने लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास यहाँ पे होता कि आपने 2 डेसिमल तक आंसर देना है और मेरे पास एक इंटीजर आया होता रिस्पॉन्स में, डेसिमल पार्ट होता उस इंटीजर का, फ़र्ज़ करें 15.6 8, इस तरह कुछ होता है। उन्होंने वो अगर कहते कि आपने इसको 10th या 100th डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें इस केस के अंदर ये ज़रूर देखना है कि हमने प्रॉपर राउंड ऑफिंग की है कि नहीं। अगर राउंड ऑफ गलत किया हुआ है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्ज करें इस केस के अंदर अगर क्वेश्चन कहता कि हमने सेकंड जो 100th डिजिट है ना यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग इसको कहते हैं 15.68 आंसर होगा। अगर मैं इस न्यूमेरिक एंट्री के अंदर ये ऐड करता 15.67, तो मेरा आंसर गलत कंसीडर होता। ये इसकी दूसरी टाइप है न्यूमेरिक एंट्री की। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस। और मल्टीपल चॉइस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपने लाहौर बोर्ड या कोई भी कहीं पर भी कोई अटेम्प्ट की है, तो हमारे पास सेट ऑफ ऑप्शंस होती हैं। जीआरई के अंदर हमारे पास A B C D E F 5 ऑप्शंस होती हैं। हमने इनमें से कोई एक चूज़ करनी होती है, दो नहीं चूज़ कर सकते एट अ टाइम। अगर आप दूसरी चूज़ करना भी चाहेंगे तो पहली वाली अनसेलेक्ट होकर दूसरी वाली हमेशा सेलेक्ट होगी। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह दिखते हैं, जहां पर भी हमारे पास ये ओवल शेप आएगी इसका मतलब है हमारे पास सिंगल सेलेक्ट है, हमने एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट नहीं करनी।
इसी तरह हमारे पास तीसरी टाइप होती है, चौथी टाइप होती है क्वेश्चन की, उसको कहते हैं मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं इसको भी चूज़ करूंगा। फर्ज करें मेरे पास ये चीज़ भी सेटिस्फाई कर रही है मेरी कंस्ट्रेंट्स को, तो मैं इसको भी चूज़ करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करी, तो मैं इसको चूज़ नहीं करूंगा। मैं मल्टी सेलेक्ट के अंदर आपके पास एक आंसर भी हो सकता है, दो आंसर्स भी हो सकते हैं, तीन आंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक आंसर होता है। कि हमारे पास बेसिक चार टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव के अंदर जीआरई के। अगर इससे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। ये क्वांट का जो सेक्शन है वो हम मैनहट्टन से कवर करेंगे? क्वांट का बेसिकली सबसे पहले तो हम फाउंडेशन से करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे इंटीजर्स, उसके अलावा हमने नंबर लाइन डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिल्डअप करेंगे। एज जो मैनहट्टन से है, मेरा ख्याल है मैनहट्टन से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे फर्ज करें आज अगर हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को, इंटीजर्स को, फैक्टर्स को, मल्टीपल्स को, तो हम जाकर ये कर सकते हैं कि मैनहट्टन 6 पाउंड के अंदर से जाकर इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन ऐसा सच हम वर्ड टू वर्ड उनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। हम बेसिक जो हमारे पास ईटीएस की गाइड है ना, ईटीएस की गाइड के अंदर उन्होंने मैथ रिव्यू की वो दी हुई है, हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। ईटीएस मैथ रिव्यू कहते हैं उसको। कोई और क्वेश्चन के हम चलें क्वेश्चंस के ऊपर? ओके। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे इंटीजर्स को और नंबर लाइन को। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे जो मटेरियल कवर करना होगा उसके ऊपर जाएंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका कोई आंसर देना चाहेगा? इसका क्या आंसर है? माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। सर जीरो। सर जीरो। ज़ीरो। अच्छा। और हमारे पास अगर ये हो, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, इसको अगर हम चेंज करें क्वेश्चन को थोड़ा सा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर। एनीवन? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर? सर आई थिंक -2 होगा। नहीं, ज़ीरो आंसर है इसका। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास तीन टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है ज़ीरो। ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उन्होंने कहा नॉन पॉजिटिव इवन नंबर। ज़ीरो इवन नंबर है कि नहीं? सबसे पहला सवाल ये है। सर जीरो तो इवन नहीं हो सकता ना? ज़ीरो इवन नंबर है। नहीं अच्छा सर। सर सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है ये कह रहे कि ये ना इवन में आता है ना ऑड में आता है, जीरो जो चलें है। इसको इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। इवन नंबर की जो डेफिनेशन होती है, इवन नंबर की डेफिनेशन ये है, हर वो नंबर इवन है जो ज़ीरो के ऊपर डिवाइड होता है, मतलब जिसको टू डिवाइड करता है, सॉरी। इवन नंबर की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, हर नंबर, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। क्या हम जीरो को टू पे डिवाइड कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब जीरो इवन नंबर है। और ओड नंबर वो होता है, हर वो नंबर जो जीरो के ऊपर डिवाइड ना हो और रिमाइंडर दे, वो ओड नंबर होता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो ईटीएस यूज करता है, जीरो एक इवन नंबर है। क्लेरिफाई हुआ है आपको माजिद? जी सर क्लियर हुए, थैंक यू। जी जी। अच्छा, अगर हम, क्योंकि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जीरो एक इवन नंबर है, तो इसलिए जो क्वेश्चन है तो आसान सा, ट्रिक क्वेश्चन है बस, कि इसके अंदर आपको ये सोचना है कि जीरो इवन नंबर है और उसके मुताबिक आपने आंसर दे देना है। तो सबसे जो लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर है वो जीरो है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक दो और क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर अपने मटेरियल के ऊपर मूव करेंगे। ये, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन नंबर?
हाँ वो भी जीरो ही होगा। वो भी ज़ीरो होगा। एग्जैक्टली exactly. हाँ। एक थोड़ा सा स्लाइटली मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको देखें अगर हम हैंडल कर पाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। सम ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर एंड लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर। इसका आंसर क्या होगा? सर इसका भी जीरो होगा। इसका ज़ीरो होगा, कैसे? सर थोड़ा। ये, जी जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, उसमें तो सर जीरो आता है ना। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन नंबर हमारे पास ज़ीरो आ गया। जी ठीक है। सर। और लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर, तो अभी तो आपने कहा कि सर जीरो जो है, तो इस हिसाब से तो जीरो आएगा फिर। एग्जैक्टली exactly, हमारे पास आंसर ज़ीरो ही बनता है। जी सर। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन नंबर भी हमारे पास। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास तीन किस्म के, जो पहले मैंने डिस्कस किया, तीन टाइप होती हैं: नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना, इससे बड़े नंबर सारे। तो नॉन नेगेटिव इवन नंबर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा नंबर है वो ज़ीरो है। इसके बाद टू आता है, फिर फोर आता है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो कहता है लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर। लार्जेस्ट नॉन पॉजिटिव इवन नंबर जो होता है हमारे पास, नॉन पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स। इसके अंदर दोनों पार्ट्स आते हैं, ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इसके अंदर जो लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि जो -2 है वो छोटा है टू से, और -4 छोटा है -2 से, तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो ज़ीरो है। तो इस तरह हमारा आंसर ज़ीरो बनता है। गुड। अच्छा, हमारे पास एक दो और क्वेश्चन है इस तरह के, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? टाइम लें एक आधा मिनट और इसको फिर डिसाइफर करने की कोशिश करें। -1 सर। कैसे? सर जो स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन, उसमें तो जीरो है ना, एंड लार्जेस्ट नहीं नेगेटिव। नहीं और नहीं, देखें। जी इसका जीरो देखें। है। नहीं नहीं। जी। देखें, इसके अंदर उसने क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है कि सिर्फ आपने पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना है, हाँ जीरो तो कंसीडर फिर नहीं स्मॉलेस्ट करना। टू हो जाएगा। सर टू आएगा फिर। फिर फिर टू तो आएगा। फिर तो हाँ, स्मॉलेस्ट नेगेटिव हो जाएगा -2। ठीक है, टू है, सही। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? लार्जेस्ट -1। नेगेटिव -2। -1, एग्जैक्टली। इसका आंसर बन जाएगा वन। इसके अंदर आपने क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। जीआरई क्वेश्चन की वर्डिंग के अंदर बहुत घुमाता है। जैसे अगर हमने पीछे देखा है, वो नॉन नेगेटिव कहता है उसका अलग मतलब है, वो नेगेटिव कहता है उसका अलग मतलब है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहता है, हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर टू बनता है। अगर वो कहता है कि नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो ज़ीरो बनता है। तो जो वर्डिंग है इसको आपने ध्यान से डिसाइफर करना है। अगर वर्डिंग के अंदर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह का एक और ट्रिक सर है यहाँ मेरे पे पर एक, पास, हम उसको। जी जी। जी सर, जी जी, यहाँ बिल्कुल। पे पर कंफ्यूजन तो ये कि आपने जिस तरह कहा कि जीरो पर इवन नंबर है, तो उस हिसाब से तो स्मॉलेस्ट वो भी तो है ना सर। लेकिन जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो न्यूट्रल है। जीरो के साथ क्या आपने कभी देखा है माइनस लिखा हुआ या प्लस लिखा हुआ? ठीक है सर। जीरो न्यूट्रल नंबर है। जैसे मैंने पहले भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रा की थी, हमारे पास तीन टाइप के नंबर होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव नंबर्स, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक होता है न्यूट्रल नंबर जो सिर्फ जीरो है। यहाँ पर जीरो है, सिर्फ जीरो है। जीरो वो वाहिद नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि जीरो बेसिकली नथिंगनेस को कहते हैं। नथिंगनेस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। हमारे पास जीरो के अलावा जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब वो क्वेश्चन में कहे कि आपने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो वो हमेशा टू होगा। अगर वो कहे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो वन होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हमारे पास वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो नॉन नेगेटिव है हमारे पास। इसको इसको अगर आपने कंफ्यूज होते हो वर्डिंग से, तो इसको आसान हल ये है कि आप ऐसे ड्रा कर लिया करें: नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। अगर वो कहता है कि आपने नॉन नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो इसको क्रॉस आउट कर दें, इसका मतलब जीरो इंक्लूडेड है। अगर वो कहे कि नॉन पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, जीरो, पॉजिटिव।
अगर उसने क्वेश्चन मेंशन किया कि नॉन पॉजिटिव नंबर्स, आप पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर दें, बाकी दोनों चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। अगर वो कहे कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव लिखा हुआ है, जीरो पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में उसने कहा कि पॉजिटिव नंबर कौन सा सबसे छोटा, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर लें और इधर से देखना शुरू करें। इस तरह एक सिस्टमैटिक व्यू के साथ आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिर नए मटेरियल के ऊपर मूव करते हैं। ये टेक योर टाइम। फिर जैसे ही किसी के पास कोई आंसर हो और डिस्कस करना चाहे तो माइक अनम्यूट करके बता दें। सर -1 है। -1 कैसे शहजाद? सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो ओड है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड कौन सा है? सॉरी 1 3 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा। पॉजिटिव ओड सर 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप कह रहे हैं 1 आएगा, ठीक है। 1 और और लार्जेस्ट नेगेटिव लार्जेस्ट इवन? नेगेटिव इवन -2 आएगा। लार्जेस्ट नेगेटिव अब -1। यस सर -1। ठीक, बिल्कुल -1 ही आंसर है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलें फिर हम मूव करते हैं नए मटेरियल के ऊपर। सो बेसिकली आज मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो था हमारे पास फैक्टर्स, क्योंकि हमने इंटीजर्स डिस्कस कर लिए, अब हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक्स के अंदर फैक्टर्स। किसी को कोई आइडिया है फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा फैक्टर्स उसके मुताबिक क्या है? सर फैक्टर्स आई थिंक अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसे उसका फैक्टर कहते जैसे एग्जांपल दें कोई। हैं। एग्जांपल अगर हम लें 8 8 ले लें तो उसके फैक्टर होंगे उसका जितने भी हम उनको डिवाइड कर सकें, यानी कि 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम 8 से खुद भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 इसके होंगे बेसिकली फैक्टर भी होगा। जी, बेसिकली फैक्टर ये होता है कि जब भी कोई हमारे पास एक नंबर है, उसको कोई दूसरा नंबर इवनली डिवाइड करे। इवनली डिवाइड करने का मतलब है जब वो डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो। जैसे अगर हमारे पास 8 को डिवाइड 2 के ऊपर, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है। जिस भी केस के अंदर हमारे पास जब कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे हमारे पास अगर हम 10 लिखते हैं, 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 10 को 1 डिवाइड करता है, 10 को 2 डिवाइड करता है, 10 को 3 डिवाइड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है, जब 10 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1 का। इसका मतलब 3 10 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर हम 4 पे देखें, 4 भी 10 का फैक्टर नहीं है। 5 10 का फैक्टर है और 10 खुद 10 का फैक्टर है। तो फैक्टर्स बेसिकली जीआरई के अंदर काफ़ी टेस्ट होते हैं, आपके वो फैक्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम फैक्टर के कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमने फैक्टर्स फाइंड कैसे करने हैं, फर्स्ट फाइंड कैसे करने हैं किसी भी नंबर के। फर्स्ट करें, मैं आपको सवाल देता हूँ कि 45 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप कैसे लिस्ट आउट करेंगे? कि आपके सारे फैक्टर्स भी मुझे बताने हैं और आपका सिस्टमेटिक एक प्रोसेस भी चलता रहे। सर ट्री फॉर्मेशन से हो जाता जल्दी। ट्री फॉर्मेशन कैसे? सर अगर हम यहाँ पे करें 9 × 5 तो 45 आ जाएगा। 9 के फर्दर फैक्टर बनाएंगे, 3 3 9 और देन लास्ट पे जितने भी होंगे वो सारे 45 के फैक्टर्स चलें, होंगे। 1 को और इटसेल्फ को दोबारा इंक्लूड कर लेंगे तो वो भी आ जाएंगे। लेट्स से बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जा रही हैं आप। हम इसकी तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम जो आपने बात की है इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनेगी 3 स्क्वायर 5। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। फर्ज करें, इसमें मुझे तो पता लग रहा है कि 1 डिवाइड करता है कि नहीं करता। उसका तरीका है इससे निकालने का, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, सहर आप कैसे निकालोगे कि इसके अंदर कौन कौन सा नंबर है जो 45 को डिवाइड करता है? 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ गई हमारे पास, लेकिन इसके फैक्टर्स कौन और कौन सर से हैं? इसमें ये होगा कि जो
रिपीट हो जाएंगे हम उसको एक दफा काउंट करेंगे, और बाकी जो हो गया उसको वो वैसे ही रहेंगे जिस तरह अब 5 हो जाएगा, 9 भी फैक्टर बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, 45 इटसेल्फ और 1। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक रिग्रेस तरीका है, काफ़ी आसान सा है। हम इसको डिस्कस करते हैं, बाद में हम फैक्टराइजेशन के ऊपर जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें फ़ायदा क्या होगा। ओके, सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर जाते हैं। जैसे हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे, अगर हमने लिस्ट आउट करना है कि एक नंबर के कौन कौन से फैक्टर हैं, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देनी है जो कंप्लीट, मतलब एक नंबर को जितने नंबर्स डिवाइड करते हैं हमने उन सारों की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 45 के कितने टोटल नंबर डिवाइड करते हैं। एक तरीका सहर ने बताया है कि सबसे इंट्यूटिव तरीका, लेकिन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अभी हमें प्राइम फैक्टर्स का नॉलेज नहीं है, हम उसके बगैर कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली सबसे छोटे नंबर और नंबर इटसेल्फ से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 इंटू 45 मेरे पास नंबर बन रहा है। फिर हम इस साइड को इंक्रीज करते जाएंगे और इस साइड को डिक्रीज करते जाएंगे। ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी और ये साइड आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी। जैसे अब हम 2 ट्राई करेंगे, क्या 2 के साथ कोई नंबर बनता है जो अपने आप के साथ कोई नंबर है ऐसा, 2 जो मल्टीपल हो 2 का, जो 45 देता हो। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 45 आंसर देता हो। हम 3 के साथ ट्राई करेंगे, क्या 3 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें 45 देता है। इसकी 15। रीज़न 15। इसी तरह हम जाएंगे 4 के ऊपर, 4 नहीं देता। फिर हम जाएंगे 5 के ऊपर, क्या 5 देता है, 9। फिर हम जाएंगे 6 के ऊपर, क्या 6 के साथ कोई नंबर आता है, नहीं आता। 7 के साथ आता है, नहीं आता। 8 के साथ आता है, नहीं आता। हमारे पास जो इसके टोटल प्राइम नंबर्स बनते हैं, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो इसके फैक्टर्स हैं, वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास ओवरऑल टोटल फैक्टर्स हैं 145 के। इससे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें। एक क्वेश्चन है, आपने लिस्ट आउट करने 240 के फैक्टर्स, जो ऊपर हमने सिस्टम डिस्कस किया है इसके मुताबिक। कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहेगा। सर सर वन, वन सर 2। नहीं नहीं, हमने सिस्टमेटिक तरीके से जाना ताकि हमारे पास कोई मिस ना हो। सर 1 1 को मल्टीप्लाई करें 240 से, 2 को जी मल्टीप्लाई करें 120 से, जी। 3 को साथ साथ मल्टीप्लाई करें। साथ साथ हम इनका डिफरेंस भी लिखते जाते हैं ताकि पता हो कि डिफरेंस कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस होगा 239 का। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास डिफरेंस बनता है 118 का। नेक्स्ट 118 नंबर। का। जी। 3 को मल्टीप्लाई करें 80 से, हमारे पास डिफरेंस आ गया 77 आई बिलीव। 77। देन 4 को मल्टीप्लाई करें 60 से, 4 को 60 से, हमारे पास डिफरेंस है 56। एंड 5 को मल्टीप्लाई करें 48 से। हमारे पास डिफरेंस है 43 का। फर्दर और भी कोई नंबर है कि सर यही है। सर आगे भी तो हो सकता है ना। जी या सिक्स। एग्जैक्टली। सिक्स जैसे अगर 6 और 40 आपस में मल्टीप्लाई करें फिर भी बनता है। बनता है, बिल्कुल। 36, 34 सॉरी। 7 से तो सर नहीं बनता, अगर हम 8 और 30 कर लें सर। जी 8 3। 830। जी जी सर। 8 यस 3 सर। जी। 830। उसके बाद 10 बनता है, 1024। हमारे पास 14 आ गया डिफरेंस। जी सर। फिर हमारे पास 12 12। बनता है, 1220। हमारे पास डिफरेंस 8 रह जाता है। हमारे पास बनता है 1516। हमारे पास डिफरेंस 1 रह गया है। ये इससे छोटा नहीं हो सकता। ये हमारे पास ओवरऑल टोटल फैक्टर्स हैं 240 के। 240 के 240 को इन नंबरों के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा। इसके टोटल फैक्टर्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 20 फैक्टर्स हैं 240 के।
240 को 20 नंबर डिवाइड करेंगे इवनली। अगर इनके अलावा कोई नंबर आएगा तो वो 240 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। हम आगे डिस्कस करते हैं मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स को ये था हमारे पास फैक्टर्स। अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल्स को डिस्कस करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी को कोई आइडिया है मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ कि इस नंबर के मल्टीपल्स क्या हैं? सर मल्टीपल्स बना उसकी, जैसे बना उसके टेबल में आते हों, जैसे 2 के मल्टीपल हो जाएंगे 4, 6, 8, 10, ये ऐसे 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2? व्हाट इज, क्वेश्चन सुन लें पहले। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 2? हम नेगेटिव जीआरई के अंदर नेगेटिव मल्टीपल्स टेस्ट नहीं होते, तो हम नेगेटिव मल्टीपल से करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 2? सर 2 ही सर होगा। जीरो। जीरो सर। सर जीरो। 0 आपका। एग्जैक्टली exactly. लोग इस चीज़ को भी भूल जाते हैं कि जीरो हर नंबर का मल्टीपल है। चाहे जो मर्जी आप नंबर ले लें, 11, 12, जीरो हर नंबर का मल्टीपल है। तो जीरो को आपने भूलना नहीं है मल्टीपल्स के केस के अंदर। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मल्टीपल हमारे पास जीरो होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2? सर तब 2 आएगा। फिर 2 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो उस केस में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर आ सकता है वो 1 आता है। परफेक्ट हो गया। तो मल्टीपल्स के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिस्कस करना चाहे तो, क्योंकि मल्टीपल्स के अंदर बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट जीआरई में टेस्ट होता है वो यही है। आगे जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो आगे उसके साथ आते हैं, कंबाइन होकर आते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। किसी ने कुछ पूछना या डिस्कस करना हो तो माइक अनम्यूट करके बता दें, वरना हम आगे मूव करते हैं इंटरवल्स के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक पॉजिटिव फैक्टर्स का फॉर्मूला भी होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से, जी जी। वो बाद पॉजिटिव। में डिस्कस कर लेंगे सर। हाँ, बेसिकली मैं अभी चाह रहा था कि अभी हम जी फैक्टर्स जी। को डिस्कस करें। प्राइम नंबर्स हमने डिस्कस नहीं किए। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उधर बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपने फाइंड करने हो किसी भी नंबर के तो वो कैसे करते हैं। ओके सर, फाइन। ठीक है। हम अब इंटरवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल्स सबसे पहले तो होता क्या है? कोई बताएगा इंटरवल, इंटरवल से क्या मुराद है? चलें, इंटरवल से मुराद ये होती है, हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, टोटल नंबर्स को टाइप आउट करते हैं। टोटल नंबर्स बिटवीन 12 एंड 27। कितने नंबर बनते हैं 12 और 27 के दरमियान? मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है, मुझे लगा मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने हैं 12 और 27 के दरमियान? एनीवन? सर 14। 14? कैसे? आपने कैसे फाइंड किया? आपने लिखा है इनको 12, 13, 14, 15, इस तरह करके आपने इनको फाइंड आउट किया है? जी सर। अच्छा, हम पहले इस तरह कर लेते हैं, फिर इसका एक ट्रिक, एक शॉर्टकट भी होता है, हम उसको सर डिस्कस इसका करते हैं। फॉर्मूला जी। 5, 26, 27। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये तो 16 नंबर बन गए। सो
जब भी आपके पास आए ना कि आपने एक इंटरवल के अंदर टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं, या फॉर दैट मैटर हमारे पास कोई एक और क्वेश्चन आए जो इसके ऊपर बिल्टअप होता हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसके अंदर एक सिंपल फार्मूला होता है। जब भी आपने टोटल नंबर फाइंड करने हैं किसी भी इंटरवल के अंदर, तो उसके अंदर अगर हमारे पास बाउंड्री इंक्लूसिव है, बाउंड्री इंक्लूसिव का मतलब है कि अगर हमने जो हमारे पास स्टार्टिंग नंबर है वो भी इंक्लूड करना है, जैसे इस केस में 12 है, और जो एंडिंग नंबर है उसको भी इंक्लूड करना है, तो उस केस के अंदर आप लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको उनके इंटरवल के अंदर नंबर्स दे देगा कि कितने नंबर आ रहे हैं उस इंटरवल के दरमियान में। इसके अंदर हमने +1 करना है, ये +1 नहीं भूलना। ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी इंटरवल के अंदर टोटल नंबर फाइंड करने का। जैसे 27 और 12 के दरमियान में अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक जाएं, तो हमारे पास कितने नंबर बनेंगे? 5, 15 +1, 16 नंबर बन गए। अगर हम यहाँ पर काउंट भी करते हैं तो 16 नंबर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर सर हमारे मेरा पास एक क्वेश्चन जी सर यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल नंबर बिटवीन 12 and 27, तो सर इनको इंक्लूड हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो यही पूछा कि इनके बिटवीन कितने हैं। आई थिंक जो बिटवीन होता है उसके अंदर जी सर आई एम नॉट इसमें आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर बाउंड्री इंक्लूड करते हैं कि नहीं। मैं इसको कंफर्म करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त आई सर डोंट रिमेम्बर। जी जी। सर मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था कि एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल ना। जी जी। सर अगर ये इस तरह मेंशन होता कि व्हाट इज द टोटल नंबर, क्लोज इंटरवल है मेंशन करे फिर तो ठीक है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल में लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला इंक्लूड होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये होता है, एक क्लोज इंटरवल आई होता है एक। जी जी जी, आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मुझे इस तरह लिखना चाहिए था, टोटल नंबर्स जी बिटवीन सर। 12 and 27। तो उस केस के अंदर मेरी 12 and 27, टोटल नंबर्स इन 12 and 27, इस केस में हम लोग बाउंड्री इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ये चीज़ मैं भूल गया था मेंशन करना, सॉरी। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता है कि आपने किसी एक बाउंड्री को इंक्लूड करना है, लेट्स से वो कहते हैं कि नंबर्स बिटवीन 12 and 27 बट एक्सक्लूसिव, मतलब आपने 27 को कंसिडर नहीं करना। तो उस केस के अंदर आपने सिंपल जो फार्मूला यूज़ करना है वो करना है 27 - 12। इसके अंदर जो +1 पहले हम करे थे इसको नहीं करना अब। अगर हमने बाउंड्री एलिमेंट्स में से किसी एक को इंक्लूड करना है तो आपने यहाँ पर +1 नहीं करना। ये आपको टोटल नंबर दे देगा उस बाउंड्री के अंदर। लेट्स से ये 15 नंबर्स देगा। अगर आप कैलकुलेट करें, 27 को रिमूव करना है बाउंड्री से, और टोटल नंबर्स कितने बनते हैं इस इंटरवल के अंदर, तो हमारे पास 15 नंबर्स आएंगे। ये हम कर क्यों रहे हैं क्वेश्चन? इसका एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई गेस लेंथी होगा अगर जिसको ये ट्रिक नहीं पता उसके लिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर इन 12 and 96, इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? किसी के पास इसका जवाब है? सर इसमें जैसे ये हो जाएगा ना, 3 के टेबल में 3 और 6, तो ये सर 12 की टेबल में बताएं। सर ये आपने जो 1296 लिखा है ये रेंज लिखा है ना सर। जी जी, आपने इनको बाउंड्री इंक्लूड करनी है। ठीक है सर, तो इट मीन आप इनके बीच में मल्टीपल पूछ रहे हैं। जी, तीन तीन के कितने मल्टीपल्स आते हैं 12 और 96 के दरमियान में? सर तो अगर हम देखें तो अच्छा 12 अच्छा। 12 भी आता है, 15 18 भी आता है, इस तरह के सर। लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका है। यही सर आप वही ना, ये तो काफी फिर लेंथी हो जाएगा। जी, जो हमने पीछे ट्रिक डिस्कस की है ना, अब हम उसके ऊपर बिल्टअप करते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर हम बिल्टअप करें ना तो हमारे पास बड़ा आसानी से निकल जाती हैं चीज़ें।
पहले हमने डिस्कस किया था कि हमने फाइंड आउट करना है एक सीक्वेंस के अंदर कि कितने नंबर्स हैं टोटल। ये भी बेसिकली, अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा वो करें ना, डिसाइफर इस क्वेश्चन को, बेसिकली ये भी यही कह रहा है कि आपके पास 12 और 96 के दरमियान में कितने मल्टीपल्स तीन के, लेकिन आपने काउंट सिर्फ वो करने हैं जिनका डिस्टेंस, मतलब 12 से आगे 3, 15 बने, 18 बने। आपने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 अवेलेबल हैं 12 और 96 के दरमियान। जो फार्मूला हमने पहले जो फार्मूला हमने पहले किया था, 96 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, लेकिन इस केस के अंदर हमारा स्टेप साइज क्या है? स्टेप साइज से मुराद ये है हम इंक्रीज कितने नंबर से कर रहे हैं, 3 नंबर से। पहले हम लोग जब इंक्रीज कर रहे थे, लेट्स से यहाँ पर 11 था, 12 था, तो हम एक एक नंबर से इंक्रीमेंट कर रहे थे, जैसे 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। तो हमारे पास जो स्टेप साइज था वो 1 था। उस केस के अंदर अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर इस जगह को कहते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ये चीज़ होती है न्यूमरेटर, ये होती है डिनोमिनेटर। उस केस के अंदर हमारे पास, क्योंकि जो हम जिस नंबर से इंक्रीज कर रहे थे वो 1 था, तो हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं 3 से, तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर नंबर लिखना पड़ेगा कि हम 3 से इंक्रीज कर रहे हैं +1। ये हमें दे देगा टोटल नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 12 एंड 96। इसका आंसर क्या आता है? अराउंड 84 डिवाइडेड बाई 3 +1। ये होगा 2 और 8 29 मल्टीपल ऑफ 3 एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन 12 एंड 96। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किस जगह से? थोड़ा आप बताएं, आपको कहाँ पर थोड़ी सर कंफ्यूजन हो रही है? जहाँ जी। तक मुझे समझ आई है मैं बताता हूँ सर। ये 12 और 15 के बीच में, मतलब आप ये बता रहे हैं ना कि जो 3 का मल्टीपल है, अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें, इस तरह भी हम कर सकते हैं ना? कैसे थोड़ा मुझे गाइड करें, मैं लिखता हूँ, आप बताएं। सर फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह आपने 3 का स्टेप बता दिया ना, जी जी तो लास्ट वाला जो एंटर वो हमारे पास वैल्यू है वो तो 96 है ना। जी। इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये क्या आंसर देती है? हमारे पास देती है तो 20, ये 32। 32। जी लेकिन हमारे पास टोटल मल्टीपल्स हैं सर 29। नहीं, वो आगे भी सुने सर। जी। और जी फिर माइनस करें 12 डिवाइड बाय, इस तरह अगर हम कर ले 3, ये भी ऐसे भी पॉसिबल है। इस तरह ये भी हो सकता है ना? पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। ये 32, ये जरा चेक प्लस करें। +1 करना पड़ेगा क्योंकि 12 इंक्लूडेड है। जिस तरह आपने पीछे बताया ना सर, उस तरह कर सकते हैं ना? जी। लेकिन लेकिन हमारे पास ये चीज़, जो ये मेथड है, ये शाइन कहाँ पर करता है हमारे पास? जब हमारे पास फर्दर फर्ज करें, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कि मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 13 एंड 100। सब ये कैलकुलेट करें, मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 3 एंड 13 एंड 100। आप बिटवीन ही, इन 3 एंड 100 आपने इनको इंक्लूड करना है, 13 और 100 को। सर फिर तो ऊपर वाले से नहीं होगा मेरे ख्याल में। हम्म, अच्छा। इसका इसके जब आपके पास जो बाउंड्रीज हैं वो मल्टीपल ना हो उस नंबर की। अच्छा, सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि आप ये कैसे अच्छा डिटरमिन करते हैं कोई नंबर अच्छा। 3 का मल्टीपल है या नहीं? फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूँ 1 6 7 8 9, क्या ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, आपको कैसे पता लगता है? 3 पे डिवाइड करेंगे। ये बहुत लंबा तरीका है माजिद। जिस इसका एक आसान तरीका भी होता है। फर्ज करें मैं आपसे कोई भी नंबर पूछता हूँ ना कि 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो सर इसका जो इसकी एक आसान। ट्रिक होती है सर। 2 अगर 3 हो तो हम देखते हैं कि अगर लास्ट उसका मल्टीपल जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो हम कहते हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है, अगर वो नहीं 3 पे नहीं डिवाइड होता है। नहीं। जैसे फर्ज करें अगर मेरे पास लास्ट में 1 डिजिट आता है, क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? नो मैं एक ऐसा सर, नंबर ऐसा बना मैंने पढ़ा था कहीं कि जैसे, या तो प्लस करते हैं लास्ट 2 डिजिट को, या सबको प्लस करते हैं, इस तरह करके सर ये हाँ, हाँ 2 सबको 3 प्लस 4 कर 5 का अलग अलग लिखा हुआ था जी वहां पे, सबका जी अलग जी, अलग था। इसकी ट्रिक ये होती है कि आपने इसका इंडिविजुअल जो नंबर है, इन सारों को आपने ऐड अप कर देना है।
जैसे इस केस के अंदर अगर हम ऐड करें तो 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 8 बनता है हमारे पास 22, 22 + 9 31 बनता है, बिलीव 22 + 9, यस 31। अब हम देखेंगे क्या 31 डिवाइड होता है 3 के ऊपर। 31 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता इवनली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं इसको 8 की जगह 7 कर दूँ, अब हमारे पास नया नंबर है 1 6 1 6 7 7 9। अब ये 3 के ऊपर डिवाइड ज़रूर होगा क्योंकि इसका जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं इनका सम 3 के ऊपर डिवाइड होता है। जैसे 9 + 7 16, 16 + 7 हमारे पास बनेगा 26 23, 23 + 6 29 +1 30। क्योंकि 33 के ऊपर डिविजिबल है तो हमारे पास जो 16779 नंबर है ये भी डिविजिबल होगा 3 के ऊपर। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अब आप ये डिसाइड करें कि हमारे पास इस रेंज के अंदर 3 का लास्ट मल्टीपल कौन सा है। 99। 99। अच्छा अब सर, ये, जी जिस तरह ऊपर हमने कंसेप्ट को इस्तेमाल किया ना, जी यहाँ पे जो आपने मेंशन किया 13 और 100 को, जी तो जिस तरह वहाँ पे तो ठीक है 12 था, वो तो 3 पे डिवाइड होता था, यहाँ पे 13 3 पे डिवाइड नहीं होता, 14 भी नहीं होता। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको ज़रा ट्राई करें, मे भी ये गलत हो लेकिन मैं सिर्फ देखता हूँ। 15 एक स्टार्टिंग वाला आ जाएगा जो कि 3 का मल्टीपल है, और इसका लास्ट जी वाला जो है वो 99 है। एग्जैक्टली exactly, आपने यही इस करना था। जी जी आपने, बिल्कुल, अभी समझ आया, ठीक। जी आपने सबसे पहले इसका सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है और लास्ट से आपने इसका सबसे बड़ा मल्टीपल ढूंढना है। क्योंकि पहले जब हमने रेंज लिखी थी ना 12 और 96, उसके अंदर सबसे छोटा मल्टीपल भी वही था और सबसे बड़ा मल्टीपल भी वही था। उसके लिए हमें आगे नंबर से आगे जाना ना पड़ा था। उसके अंदर हम उन्हीं नंबर्स को यूज़ करके फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारे पास कितने मल्टीपल्स हैं। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास वो नंबर्स इवनली डिवाइड नहीं होते 3 के ऊपर, तो हमने 3 के सबसे करीब 3 के मल्टीपल के ऊपर जाना है। 13 से जो सबसे करीब 3 का मल्टीपल है वो 15 बनता है। तो हमारे पास रेंज के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट 3 के ऊपर जाता है वो 99 होगा। तो हमने 99 को रेंज में ले लेना है। तो उसके मुताबिक हम फिर डिसाइड करेंगे हमारे पास कितने मल्टीपल्स हैं। इसका आंसर क्या आता है? -15 / 3 + 1। सर मैंने अलग अलग इसको डिवाइड किए, मैं आपको बता दूं। जी जी सर मैंने पहले 99 को 3 पे डिवाइड किया, और फिर 15 को 3 पे डिवाइड किया, जिस तरह ऊपर जी हमने किया। सो जी 99 डिवाइड बाई 3 से 33 आया, और 15 डिवाइड बाई 3 से 5 आया। 33 से हमने 5 को माइनस किया और 1 को प्लस किया, तो ये कुल मिला के सर ये 29 ये आता है सर इसका। 29 मल्टीपल्स। जी। बेस आपकी जो अप्रोच है वो गलत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ये है कि आपको पहले 99 को अलग से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे नंबर 15 को अलग से 3 से मल्टीप्लाई करना है। हम जितना टाइम सेव कर सके ना छोटी छोटी ट्रिक्स से, तो वो हमारे पास टाइम बिल्टअप होता जाता है। फर्ज करें अगर आपके पास चार 3 3 या 4 4 सेकंड भी बच रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप फर्ज करें ये छोटे नंबर हैं, अगर कोई बड़े नंबर होते जैसे अगर मैं कहता मेरे पास 10532 से 10579, इसके दरमियान आपने 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सबसे छोटा नंबर निकालते हुए सबसे पहले एक तो आपको पहले उसको लिखेंगे, आप पहले इस नंबर को लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, फिर इस नंबर को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, फिर उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको। तो वो चीज़ें मेमोरी के अंदर याद रखना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इससे सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपने जब फाइंड आउट करना है तो आप एक ही गो के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे फ़ौरन लिखेंगे 10579, फर्ज करें डिवाइड होता है 3 के ऊपर, सेकंड नंबर। आपको मेमोरी के अंदर कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी, उसको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो। सिर्फ डिफरेंस आपकी और मेरे तरीके में ये है। बाकी अगर आपको वो चीज़ सूटेबल लगती है तो उसको फर्दर कंटिन्यू करें। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ये मुझे भी नहीं आइडिया, देख लेते हैं चले। सबसे पहले ये कि हमारे पास ये नंबर डिवाइड नहीं होता 3 के ऊपर, क्योंकि इसका सम जो बनता है वो बनता है 5 10 11। तो हमारे पास जो सबसे करीब नंबर बनेगा जो इस पे डिवाइड होता होगा वो 12 बनता है। तो हम बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास इंटरवल का स्टार्ट हो रहा है इस नंबर से, क्योंकि 3 3 6, 6 5 11 + 1 12, ये डिवाइड होता होगा 3 के ऊपर फॉर श्योर। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास लास्ट एलिमेंट है ये, क्या ये डिवाइड होता है 3 के ऊपर? 16 5 21 22, 20 ये भी डिवाइड नहीं होता। और जो सबसे करीब नंबर डिवाइड होता है वो होता है 21। तो हम यहाँ पर अपना रेंज का लास्ट नंबर ले लेंगे 10578।
अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों नंबर्स को और डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर +1 करते हैं, हमारे पास टोटल मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाएंगे इस नंबर के अंदर, इस रेंज में। फोर्टी फाइव 16 आते हैं बेसिकली टोटल। बेसिकली 16 मल्टीपल्स हैं हमारे पास इस रेंज के अंदर 3 के। किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते रहें? ठीक है, फर्दर। सर वैसे टेस्ट में तो कैलकुलेटर होता है ना, स्क्रीन पे अलाउ करते हैं। लेकिन उसका वो इतना एडवांस नहीं होता, उसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। आपने देखा है क्या कैलकुलेटर? नहीं सर, मैंने पहली क्लासेस ली, उसमें सर बता रहे थे। मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास कैलकुलेटर जो जीआरई का होता है, ठीक है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। जी सर। बेसिकली हमारा जो जीआरई का कैलकुलेटर होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन एक पॉपअप के अंदर होता है। हमारी टेस्ट की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप के अंदर ओपन होगा जीआरई का टेस्ट, वो जीआरई का कैलकुलेटर। लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये ऑपरेशन हैं 4, और स्क्वायर रूट है और प्लस माइनस, और बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेटर है। इसके अंदर अगर आप कोई एडवांस करना चाहेंगे ना, ये अरिथमेटिक्स वगैरह, तो वो नहीं करने देगा। तो जितना मुमकिन हो सके, जहाँ तक हो सकता है, हम लोगों को ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे पास कैलकुलेटर की जो रिलायंस है वो उतनी कम होती रहे। क्योंकि हम एट अ टाइम मेमोरी के अंदर एक नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद हमें मेमोरी क्लियर करनी पड़ जाती है। और हमारे पास, हम लोगों ने अगर फर्ज करें क्यूब रूट लेना है, हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आता है। और अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आता है एक्स, ओहो, एक्स पावर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 6, तो हम हर दर्जा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाएं, उसके बाद अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो उसको यूज़ करें। इसके अंदर फिर ये बन जाएगी 1/2। तो अब हम इसको जाकर अगर यूज़ करते हैं तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर है, उसमें कोई हमारे पास एडवांस जो फंक्शनैलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें पहले अपने अरिथमेटिक्स, बेसिक जो अरिथमेटिक्स है उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेटर को यूज़ करें ताकि हमारे पास उसकी डिपेंडेंसी कम हो। आई गेस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। इस वक्त 6 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना टॉपिक दरमियान में रह जाएगा। सर ये क्वांट का जो सेक्शन है ये पूरा वीक चलता रहेगा? बेसिकली हमने पहले लेक्चर के अंदर ये डिसाइड किया था कि हम ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर करेंगे। एक दिन क्वांट करेंगे, एक दिन वर्बल करेंगे। अब जैसे आज हमने क्वांट किया है, कल हम वर्बल को डिस्कस करेंगे, वर्बल की प्रॉब्लम्स को। लास्ट सेक्शन में हमजा ने डिस्कस किया था, मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट कंप्लीशन को, और बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, स्पॉट वर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। हम उसी चीज़ के ऊपर बिल्टअप करेंगे फर्दर, कि उसको आगे लेकर कैसे चल रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम चीज़ करेंगे वो, हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उसके, उसका, और उसके बाद जो हमारे पास एलसीएम है, एचसीएफ है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है।
और ये लेक्चर होगा फ्राइडे को। वी स्टिल हैव 4 minutes लेफ्ट। सर वर्बल के लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं आप लोग? वर्बल के लिए सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं बेसिक्स के ऊपर कि आपको वर्बल के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। क्योंकि वर्बल अगर आपने अच्छी करनी है, फर्ज कर आप चाहते हैं कि आपका वर्बल का स्कोर अच्छा है, तो सबसे पहली चीज़ है आपने वोकेबलरी करनी है। वोकेबलरी के बगैर आप वर्बल का अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। उस वोकेबलरी के कुछ रिसोर्सेज ग्रुप में भी शेयर हुए हैं, अगर आप दोबारा पूछेंगे तो आप वो भी शेयर कर देंगे। सबसे पहले सर आपने वो बताइए। वोकेबलरी को, जी, सबसे पहले आपने दिन की वोकेबलरी करनी है, 30 वर्ड या 40 वर्ड जितने आप करना चाहे, 10 वर्ड, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है आपने उसके ऊपर। फिर हम लोग कर रहे हैं कि आपको, हमारे पास वर्ड के अंदर कुछ क्लूज होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्ट वर्ड्स या कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। हम सब फिर वो मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको कि स्पोर्ट वर्ड्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स कौन से होते हैं, उन वो सेंटेंस में किस तरह आ सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनकी टेक्निक्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटजीज को बिल्टअप करें, तो उसके उसके लिए मैनहट्टन की जो 6 वो है ना स्ट्रेटजी बुक क्वांट के लिए और वर्बल के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो इनिशियली बेसिक से लेकर चलेंगे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर हमने टैकल कैसे करने हैं, हमने हमारे पास पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर इसमें मैं सर माजिद का क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। जी जी। असल में सर माजिद जो है ना वो लास्ट क्लासेस जीआरई की उन्होंने अटेंड की हैं मेरे ख्याल से 10 AM वाली। तो सर आप वो क्वेश्चन पूछे थे ना मैनहट्टन गाइड वाला, असल में वो मैनहट्टन गाइड मैं समझ गया हूँ, वो बेसिक जो मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके लिए होती है, और उसके अलावा वर्बल की भी गाइड्स होती हैं। लेकिन हमारा, मेरा और सर उमर का थोड़ा टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है। हम बुक्स को यानी क्लास में ओपन करके कम कवर करेंगे। इसके बजाय हम लोग ज़रा इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे जो कोलैबोरेटिव हो, आपकी इंटरेक्ट आपके साथ इंटरेक्शन भी हो, आपकी पार्टिसिपेशन भी हो। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने करिकुलम शेयर किया है, उसके लिहाज से कॉन्सेप्ट्स को हम जनरली कवर करेंगे। जैसे सर भी वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस तरह मैंने भी कल जो है ना वो कोई बुक को फॉलो नहीं किया। तो कोशिश हम करेंगे कि बुक्स जो है ना वो थोड़ी बोरिंग भी हो जाती हैं और एक सीक्वेंस में उसमें चीज़ें चल रही होती हैं, इतना इंटरेक्टिव भी नहीं रहता, और बुक्स ऑलरेडी कवर भी हुई हैं लास्ट सेशंस में। तो हम लोग बुक्स को कवर करेंगे, लेकिन जनरल हमारी जो अप्रोच होगी वो हम अपने जनरल बोर्ड को यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट्स को टीच करेंगे। जी बिल्कुल। बेसिकली जो मेरा मकसद है, जैसे मुझे बेहतर लगती है ना टीचिंग के, कोई मुझे पढ़ा रहा हो, तो अगर मेरे पास फ़ौरन कोई क्वेश्चन हो, मुझे कोई एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि रिमोट के अंदर मुमकिन नहीं होता कीबोर्ड या माउस से ये चीज़ एक्सप्लेन करना। तो मुझे लगा था कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको वाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, तो एक बेहतर कन्वे हो सकेगा मेरा मैसेज। तो होपफुली मैं इस चीज़ के अंदर आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ रही होगी चीज़ों की। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर से आप जीआरई नहीं पास कर सकते। आपको दिन की अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी। ये लेक्चर्स को आप एज अ फाउंडेशन तो ले सकते हैं, लेकिन इनको ये ना समझें कि 1 घंटा जो हमने ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो हमारे पास जीआरई की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एट द एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी इस अगर आप इस अप्रोच के ऊपर चलेंगे। आपको अपना दिन के 2-3 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे मटेरियल के ऊपर। जो हमने कवर किया है उसको जाके आप खुद भी देखें। हो सकता है हमने कोई चीज़ कम कवर की हो, आप उसको भी देख लें, ताकि आपकी फर्दर जो तैयारी है वो बेहतर हो। आपने सिर्फ रिलाई नहीं करना, स्पून फीडिंग नहीं लेनी, आपने खुद भी अपनी सेल्फ एफर्ट करनी है। और साथ साथ नोट्स लाजमी बनाएं, जैसे आज हमने देखा मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये नोट्स लाजमी बनाएं क्योंकि ये चीज़ें विद टाइम बढ़ती जाएंगी और फिर भूलने का चांस होता है। और इनको आप एटलीस्ट रिकैप कर लिया करें, हफ्ते में एक दिन रिकैप कर रख लें कि आज मैंने रिकैप करना है, जितना मैंने पढ़ा है, आज मैं कुछ नया